हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर, जिसका नेम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये हमारी क्लास 12 एनसीईआरटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट का फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर है। इस यूनिट में हमें दो चैप्टर्स हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स हमको दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किन प्रिंसिपल्स पे हमारी काम करती है। सेकेंड होती है हमारी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम बनाएंगे उसके अंदर हमें किस किन टूल्स का हमको जो है ज़रूरत पड़ेगी, उन टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और थर्ड होता है हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर कहते किसे, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन हमें यहाँ दी गई है वो ये है कि द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स टू मॉडिफाई ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हुए या फिर उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे हमारी ह्यूमन हेल्थ को, और हमारी ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, हम चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो उस जिस टेक्निक से हम उसको करेंगे उस टेक्निक का नाम दिया गया है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लिविंग, और टेक्नोलॉजीज यानी कि हम कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो होती है हमारी, ये दो तरीके से होती है। एक होती है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एक होती है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो कि बेस्ड होती है हमारी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि हमारा घी बनाना, वाइन बनाना, विनेगर बनाना, कर्ड बनाना। जैसे कि हमने मिल्क को क्या कर दिया, मॉडिफाई करके हम उसको कर्ड बना दिया। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, वो हमारा एक तरीके का ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, जो हमारे ट्रेडिशनली जो हमारे पहले से हमारा चलता आ रहा है। जैसे कि वाइन बनाना ना, हमारे ग्रेप्स को जो है फ्रेगमेंटेड करके वाइन बना देना, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। सेकेंड आती है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो कि हमारी बेस्ड होती है सिंथेसाइजिंग जीन, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम जीन का सिंथेसाइजिंग करते हैं। वो होती है हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसके एग्जांपल जैसे कि हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, डेवलपिंग वैक्सीन्स का डेवलपमेंट करना, ये हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज में आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो थी, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन उन्होंने दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एज इट इज़ इस जो है डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने दी थी और क्या दी थी, उससे ही क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दी थी, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू दोनों के बारे में बताया था। और उनकी डेफिनेशन में एक था कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड द मोलिकुलर एनालॉगस डीएनए फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस ये जो डेफिनेशन थी बायोटेक्नोलॉजी की, ये हमको किसने दी थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी। ओके, जैसा कि अब हमारा पहला जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारी किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है। तो दो प्रिंसिपल्स पे काम करती है। पहला होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, या होता है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जिसमें हमारी टेक्निक होती है अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी अल्टरने की चेंज करना, किसमें, डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में चेंजेस करना। उस टेक्निक जो होती है वो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको होस्ट के अंदर, और फिर क्या करते हैं, उसके होस्ट के जो फिनोटाइप्स है उसमें हम चेंजेस लाते हैं। यही अगर हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पे बात करें तो उसमें एक सर्टल जो है इन्वायरमेंट हमको जो है बनाना पड़ता है, जहाँ पे हमारे ग्रो होते हैं ओनली डिज़ायर्ड माइक्रोब्स, जहाँ पर हमारे ग्रो होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारा क्या कहलाता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहलाती है, जिसमें हमारे वैक्सीन्स बनना, एंटीबायोटिक्स बनना, ये सब हमारे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में काम आता है। ओके, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन क्लोनिंग जो हम यहाँ पढ़ेंगे, वो जीन क्लोनिंग क्या है वो समझते हैं। जीन क्लोनिंग का होता है मतलब कि मेकिंग आइडेंटिकल मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए है उसकी आइडेंटिकल यानी कि उसकी हूबहू दिखने वाली, और मल्टीपल यानी कि खूब सारी, यानी कि उसी की जैसी हूबहू दिखने वाली मल्टीपल कॉपीज़ बनाना क्या कहलाता है, हमारा जीन क्लोनिंग कहलाता है। ओके, इस जीन क्लोनिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जीन क्लोनिंग को करने के लिए सबसे पहले तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करेंगे, फिर हम जीन क्लोनिंग का यूज़ करेंगे सेकंड, और थर्ड हम क्या करेंगे, उस जीन को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये क्या यूज़ करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया और हमारा एक एनिमल सेल है, ठीक है। इस एनिमल सेल से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किसी भी कैरेक्टर को शो करने के लिए हमारा कोई ना कोई जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि किसी की ब्लू आइज़ है, यानी कि उसके पास जो है उस ब्लू आइज़ वाला जीन उसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई कपल है, हम और उसके जो बेबी है, हमको कुछ इस तरीके से उसको मॉडिफाई करना है कि इसकी आँखें ब्लू हो, इसके जो हेयर है वो हमारे ब्राउन कलर की हो, तो हमें वो पर्टिकुलर जीन की जो है हमें ज़रूरत होगी। तो वो हमारा जो पर्टिकुलर जीन जो हमारी ज़रूरत है वो क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मदर से वो वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, उसके फादर से वो वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे जो हमें चाहिए, और उनका क्या करेंगे, हम रिकॉम्बिनेंट करके एक नया उसका क्या बना देंगे, उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे, ठीक है। उसको मॉडिफाई कर दिया हमने। इससे क्या होगा, जो हमारा बेबी जब ग्रो होगा ना, बड़ा होगा, तो हमको वो वाले कैरेक्टर्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसकी ब्लू आइज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो बायोटेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है, यानी कि उनकी जो है डीएनए के अंदर जो एक तरीके से चेंजेस ला देना, है ना, ताकि उनका जो कैरेक्टर जो उनको शो होगा उसमें हमको चेंजेस आने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि हमने एनिमल सेल से यहाँ ले लिया, और हमारे बैक्टीरिया से हमने ले लिया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए बता दूं, प्लाज्मिड जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का काम है, ठीक है। अब हमें क्या करना, उस चीज़ को ग्रो कराना, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है हमें। तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी, तो हमने प्लाज्मिड ले लिया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। वही हमारा जीन क्लोनिंग का पहला स्टेप होता है कि क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो हमने बना लिया है। अब इसका क्या करेंगे हम, जीन क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग का जो है हमारा क्लोनिंग, जिसमें हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोई गाड़ी, जिस गाड़ी पे बैठ के वो क्या होगा, हमारी नए होस्ट में जाएगा। नया होस्ट जो हमारा कोई भी हो सकता है, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बैठ के जाएगा, वो हमारी ये होगी, उसकी वेक्टर होगी, यानी कि उसका व्हीकल होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीन का ट्रांसफ़र करेंगे। अब उस होस्ट में डालने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी, ठीक है, कि उसकी मेम्ब्रेन, यानी कि उसको अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसकी मेम्ब्रेन से कैसे आप चीज़ें आर पार कराओगे, तो किस मेथड से जो है उनको अंदर डाला जाएगा, उस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हमने डाल भी दिया तो वो कैपेबल होना चाहिए, उस होस्ट को पहले कैपेबल भी बनाएंगे कि भाई तू कैपेबल बन पहले, कि तेरे में हमें एक नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो यही सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा, फिर किस तरीके से हम उसकी क्लोनिंग वेक्टर की थ्रू हम उसको जो पहुँचाएंगे, फिर उसमें जो है हमारा कैसे हमारा जीन ट्रांसफ़र होगा, और फिर वापस उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम रिकॉम्बिनेंट जो मॉलिक्यूल की बात करें, डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि पहली बार 1972 के अंदर बनाया गया था स्टैनली कोहेन और हमारा हर्बर्ट बॉय के थ्रू, जिसमें हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो जीन था, जो कि आइसोलेट किया गया था फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफियम, जिससे हमको यूज़ किया गया था, किसका यूज़ करके, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स का यूज़ करके। अब ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल हमें ये याद रखना है कि हमारा जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो किस तरीके से बना था। उसमें क्या होता है कि कट पीस ऑफ डीएनए लिंक विद प्लाज्मिड, यानी कि जो हमारा डीएनए कट कर लिया था हमने, जो भी हमको चाहिए उसको प्लाज्मिड से जोड़ दिया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। उसको हम क्रिएट करेंगे कहाँ, विट्रो में उसको हम क्रिएट करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसी इश्चर कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया था, और यूजिंग डीएनए पॉलीमराइज का यूज़ करते हुए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हमने बना ली थी। अब ये डीएनए पॉलीमराइज क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स क्या है, ये सब क्या है, ये हम उसकी टूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होंगी, उसकी हेल्प से तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। कि आप कैसे किसी जो है एनिमल सेल में से उसका जो है जीन निकाल लोगे, प्लाज्मिड निकाल लोगे, उसे कट करने के लिए, उसे जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई हथियार टूल्स चाहिए होंगे ना, उन टूल्स के बारे में हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हमारे, जो कि है हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होगा, उसका जो बेसिक स्टेप है क्रिएटिंग करने का, वो पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन करने का। यानी कि जो डिज़ायरेबल जीन हमें जो चाहिए, जो पर्टिकुलर जीन हमें चाहिए, उसकी तो पहले आइडेंटिफिकेशन करो, फिर उसको प्लाज्मिड के साथ इंट्रोड्यूस करो, फिर उसको होस्ट में उसका इंट्रोड्यूस कर दो, फिर उसको क्या करो, मेंटेनेंस ऑफ होस्ट, उस होस्ट के मेंटेनेंस करो, और ट्रांसफ़र कर दो डीएनए को
टू इट्स प्रोजेनी में, ताकि वो हमको जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा आगे से आगे ग्रो हो जाए। ओके, तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है जिसमें हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर जो हमको कौन से टूल्स की जो हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें 3 जो चीज़ें इसमें जो हमको काम आएगी, पहला होता है हमारा एंजाइम्स, सेकंड होता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर और थर्ड होता है हमारा कॉम्पिटेटिव होस्ट। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स में भी हम 3 एंजाइम्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे पॉलीमराइज एंजाइम के बारे में और थर्ड हम पढ़ेंगे लाइगेस एंजाइम के बारे में। ठीक है, यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के टाइम पे हमने यूज़ किया था। अब इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है इसकी बात करें तो ये आइसोलेट किया गया था फर्स्ट टाइम 1962 के अंदर इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर ये आइसोलेट किया गया था। 1972 के अंदर अल्बर्ट स्मिथ नाथन जो थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ जो है मिला था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो कि प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हुआ था। कैसे, एज ए डिफेंस मैकेनिज्म में जो है इसको जो है प्रोड्यूस किया गया था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज से होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है इस जो है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो है प्रोड्यूस किया गया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो उसके जो इन्फेक्शन से बचने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उस बैक्टीरिया ने एज ए डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसने निकाला था। वहीं से जो है इसका जो हमने यूज़ करने लगे, दे रेजिस्ट, जो कि क्या कर रही थी, वायरल इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर रही थी और उनको प्रिवेंट कर रही थी। ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है इसकी कुछ खास बातें वो हमें ध्यान रखनी, जैसे कि इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू डीएनए एट ए स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी कि ये हर कहीं पे नहीं जुड़ सकती। ठीक है, आपने कहीं से भी निकाल दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कहीं से भी हमारी जो है बाइंड हो गई, कट कर दिया, वो ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही जो है ये न्यूक्लियोटाइड के डीएनए के वहीं पे जो है यहाँ पे ये बाइंड होगी और उस जगह को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहेंगे और क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट जिसको हम कहेंगे। ओके, सेकंड ये है कि जो एंजाइम जो है जहाँ पर ये कट करेगी, ठीक है, कट द बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड को जो है कट करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह हमारी काम करती है, जो कि क्या कट करती है, हमारी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जो है ये हमारी कट करती है, जिसको हम बैकबोन ऑफ डीएनए हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स ओवन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जो बैक्टीरिया सेल है डीएनए वो अपने खुद के ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से खुद को भी बचाएगा। कैसे बचाएगा, एडिशन ऑफ मिथाइल, मिथाइल का एडिशन करके वो क्या करेगा, अपने आप को जो है अपने ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बचाएगा। ओके, अब हमने बात की कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा कट करता है। ठीक है, तो कट किस तरीके से करता है, दो तरीके से कट होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जिसमें रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल के एंड से जब न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया जाता है इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें हमारा ब्रेक इंटरनल जो है हमारा फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ जाते हैं, वो होता है हमारा एंडोन्यूक्लियस। ओके, जो हमारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि बीच में कट करने वाला एंडोन्यूक्लियस जो था वो था हमारा हिंडेड 2, जो कि क्या करता है, कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर वाले पर जो है ये कट करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा एट ए स्पेसिफिक पैलेड्रोमिक सीक्वेंस पर ही क्या करेगा, ये हमारा कट करता है। यानी कि पैलेड्रोमिक सीक्वेंस जो क्या आता है हमारा, जिसमें हमारा आगे से पढ़ना और पीछे से पढ़ना बात बराबर होती है, जैसे कि हमारा नितिन, इसको हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े बात तो होगा नितिन ही बनेगा ये। ठीक है, तो इस ऐसे तरीके की जो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होती है डीएनए की, वहाँ पर ये करता है। अब डीएनए क्या है, डीएनए किससे मिलके बनना है, उसमें कौन सा सीक्वेंस है, ये आप जानने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वाला जो चैप्टर है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना, उसको जानने के लिए वो वाला चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं कि नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो नेमिंग है वो किस तरीके से की जाती है। जो हमारा फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, वो उसको जीनस को जो इंडिकेट करता है, सेकंड लेटर उसका स्पीसीज बताता है। जैसे कि एग्जांपल में हमारा हिंडेड 2 है, जिसमें हमारा एच जो है, जिसका फुल फॉर्म है हमारी हेम्योफिलस, जो क्या है उसका जीनस है, आई एन जो क्या है इन्फिलीजा, जो कि इसका स्पीसीज है, और डी क्या है उसकी स्टेन है, और सेकेंड क्या है उसका ऑर्डर है। ओके, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये हमारे किस तरीके से, इसका एक्शन किस तरीके से होता है, इसका काम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये क्या करती है, इंस्पेक्टिंग करती है, यानी कि सबसे पहले ये क्या करेगी, इंस्पेक्टिंग करेगी कि भाई इसे पर्टिकुलर कहाँ पर जो है कट करना है, कौन सा जीन इसको चाहिए, उसकी पहले इंस्पेक्टिंग करेगी। फिर क्या करेगी, बाइंड करेगी किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके, जो है इसकी कंडीशन के थ्रू वो उस जगह पे ये क्या करेगी,
बाइंड हो जाएगी और फिर क्या करेगी, कट करेगी बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये इन तरीके से जो है हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है काम करती है। जैसे कि अब हम इश्चिया कोलाई में बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि कट द स्टैंड कट होते हैं अगर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से दूर अगर हुए हैं, ठीक है, तो वो जो एंड जो कट करने के बाद रह जाते हैं उस एंड्स को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स कहा जाता है, कोहेसिव एंड कहा जाता है, स्टेग्रेड एंड कहा जाता है। जिसके एग्जाम्पल में हमारे बाम H1 और हमारे इश्चिया कोलाई R1 और हमारे हिंड थर्ड जो है हमारे आ जाते हैं। यही अगर हम बात करें कि बिटवीन द सेम टू बेस डबल स्टैंडर में बात करें तो वो जो एंड होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ब्लंट एंड फ्रेगमेंट हमारे कहलाते हैं। जिसके एग्जांपल में हमारे हिंड टू, इश्चिया कोलाई ये सब हमारे आ जाते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने और फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन भी होती है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 वाला जो होता है जिसमें क्या होता है कि कट स्टैंड एट ए नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ कट करता है वो होता है हमारा टाइप 1 वाला। और टाइप 2 वाला जो होता है जिसमें हमारा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वहाँ पे कट होता है स्टैंड। और टाइप 3 वाला जिसमें कट तो होता है स्टैंड लेकिन एक स्टैंड ही कट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है हमारा पॉलीमराइज एंजाइम। पॉलीमराइज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है एक न्यू स्टैंड डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है। जिसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा डीएनए पॉलीमराइज फर्स्ट, जो कि हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो था, जो कि हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, उसके अंदर जो है डीएनए पॉलीमराइज फर्स्ट जो कि इसका एग्जाम्पल है जिसमें इसका यूज़ होता है पॉलीमराइज एंजाइम, जो कि सिंथेसाइज करता है न्यू डीएनए का। ओके और जो हमारा थर्ड जो एंजाइम जो है वो है हमारा लाइगेज, जिसको हम डीएनए लाइगेज कहते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है मॉलिक्यूलर ग्लू इसको हम कहते हैं, जो कि क्या करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है हमारे विटामिन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, इसका काम होता है जोड़ने का। जिसके एग्जाम्पल में आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा T4 डीएनए लाइगेज जो है हम जिसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले जो है एंजाइम्स के बारे में पढ़ना था। तो हमारे 3 एंजाइम्स जो थे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमराइज एंजाइम और हमारा डीएनए लाइगेज, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर बोले तो वेक्टर्स यानी कि व्हीकल्स फॉर द क्लोनिंग करने के लिए जो हमको वेक्टर्स की जो ज़रूरत होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ क्या है, कुछ फीचर्स हमें बताया गया है जो कि क्या होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ए क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर, यानी कि क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर के अंदर जो है उसको रिक्वायर्ड यानी कि फैसिलिटेट करने के लिए जो हमको यूज़ किए जाते हैं। जिसमें हमारे 4 जो है हमारे आते हैं फीचर्स। पहला आता है हमारा ORI, सेकंड होता है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर जीन, थर्ड होता है हमारा क्लोनिंग साइट और हमारा फोर्थ जो होता है जिसमें हमारा क्लोनिंग फैक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में देखेंगे। ORI किसको कहेंगे, ORI जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि होता है सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ORI कहते हैं। सेकंड होता है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर जीन, जिसमें हमारा एम्पीसिलिन और हमारा क्लोरोमेफेनिकल, टेट्रासिलिन और हमारा केरेमाइसिन जो होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट से। इसमें इन जो चारों के बारे में जो है एज इट इज़ जो हमसे पूछ लिया जाता है कि सेलेक्टेबल मार्कर जीन कौन कौन से हमारे, तो ये हमारे होते हैं। ओके सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या है हमारा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ये याद रखना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, ये क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। अब ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये भी हमारे बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। जैसे पहला हम पढ़ते PBR32, जिसकी साइज जो होती है वो हमारी होती है 4.3 kb की होती है, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज ये होता है हमारे को ये ध्यान रखना है कि रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली प्लेटिंग चाहिए होती है इनके लिए, है ना, उन 2 प्लेटिंग्स हमको इसमें चाहिए होती। इसके बारे में डिटेल्स में हमें नहीं बताया गया, बस इनके ऊपर से हमको बस जान लेना है सरफेस से कि क्या है ये, ठीक है। PUCB की बात करें जिसका जो कॉपी नंबर होता है वो बहुत हाई होता है, जिसके अंदर हमको एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होता है, हमारा लेग जेड होता है, जिसमें हम क्या होता है हम इसका क्या करते हैं, हम लेग जेड को जो है हटा देते हैं, हटा के इनएक्टिव कर देते हैं और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट में लगा दिया जाता है। तो इसको इंसर्शन ऑफ इनएक्टिवेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। इंसर्शन करना और इनएक्टिवेट करना हमको जो इसमें से पहले से है, ठीक है। जो है हमारा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हम इसमें डाल देंगे। अब इसको जब हम एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट वाले के अंदर जब हम इसको ग्रो कराएंगे तो ये हमारा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट वाला जो जीन है वो इसके अंदर मौजूद होता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्लांट्स। सबसे पहले हमें प्लांट्स के देखेंगे, फिर हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि जो वेक्टर्स है प्लांट्स के लिए हमको कौन से जो वेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला आता है टी आई प्लाज्मिड, जो कि क्या होता है, ट्यूमिफेशियस कंटेन टी आई प्लाज्मिड जिसको हम कहते हैं, जो कि फाउंड होता है हमको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियस जो है हमारे को उसमें देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल को, क्या करता है, ट्यूमर सेल्स के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम क्राउन गॉल भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि टी आई प्लाज्मिड जो है उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एज ए क्लोनिंग वेक्टर्स को मॉडिफाई करेंगे, जिसमें क्या होगा, डिलीवर होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि जिस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स में हमको डालना है, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स बहुत सारी, उनमें जो है इस जीन को है जो हम डिलीवर करेंगे, किसकी हेल्प से, टी आई प्लाज्मिड, जो कि हमारे एक तरीके का क्या है, एक तरीके का व्हीकल है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या रेप्लिकेट करने का प्रॉपर्टी है इसके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्यूमर जो कॉज कर रहा है उसको हटा के जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम चाहते हैं ग्रो कराना, उसको हम उसके साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट जीन बना के हम उसको क्या कर देंगे, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे हमारा बैक्टीरियोफेज जो होता है, जिस बैक्टीरियोफेज क्या है, बताया मैंने कि बैक्टीरिया जो कि ऐसा वायरस जो कि हमारे बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो उसके पास भी एबिलिटी है जो हमारी रेप्लिकेट करने की, तो वही हमारी प्रॉपर्टी हमारे को काम आती है, ठीक है। जिसमें हमको याद रखना है ये लैम्डा फेज वेक्टर होता है और M13 फेज वेक्टर होता है। फिर हमें एक नोट पॉइंट याद रखना है कि कॉस्मिड जो होता है, जिसमें हमारा लैम्डा फेज प्लस प्लाज्मिड दोनों होते हैं, जिसका क्लोन DNA फ्रेगमेंट जो होता है हमारा 45 जो उसकी लेंथ होती है। अब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होता है हमारा, उसको भी एज ए वेक्टर हम यूज़ में लेते हैं, जिसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा BAC और हमारा YAC। BAC जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, YAC जिसको हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर एनिमल्स। प्लांट्स के लिए हमने देख लिया, अब देखते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, जिसमें हमारा आता है रेट्रोवायरस, जो कि क्या करता है, नॉर्मल सेल्स को जो हमारे कैंसरस सेल्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दीज आर डिसआर्म्ड एंड नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन इनटू ए एनिमल सेल्स, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसका जो जीन है जो कि कैंसर कॉज कर रहा है उसको हम हटा के हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम वो डाल देंगे, और फिर इसको एनिमल सेल्स में वापस जो है इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर प्रोक्यूरेटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि हमने प्लांट्स में देखा, एनिमल्स में देखा, हमने ये देखा कि कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है हमारे वो भी एज ए वेक्टर काम करते हैं। फिर हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं हमारे प्रोक्यूरेटिक प्लस यूकैरियोटिक के अंदर भी हमारे जो है यूज़ आते हैं, जिसको हम कहते हैं शटल वेक्टर, जो कि क्या होता है, कंटेन 2 टाइप्स ऑफ ORI एंड सेलेक्टिव मार्कर उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ओके, इसके बाद हमारे जो एंजाइम्स की बात हो गई, इसके बाद हमारे जो वेक्टर्स थे हमने वो बात कर लिए, और फिर हमारा जो थर्ड जो हमारा था वो था हमारा कॉम्पिटिटेंट होस्ट। होस्ट की बात करें तो हमारे होस्ट में इस्चेरिया कोलाई आ सकती है, यीस्ट आ सकता है, हमारा एनिमल एंड प्लांट सेल्स आ सकता है, जो कि क्या होगा, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इस होस्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, इसको कैपेबल बनाना पड़ेगा उस होस्ट को, ठीक है। क्योंकि जो DNA जो होता है वो हमारे कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि इट कांट पास थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको सेल मेम्ब्रेन से हम पास नहीं करा सकते, ठीक है। कि हमने बना लिया जीन और उसको हमने क्या कर दिया, उसकी सेल मेम्ब्रेन से पास करा के उसमें डाल दिया, उसके लिए हमको कुछ मेथड्स होने पड़ेंगे, कि कुछ मेथड्स की वजह से ही हम जो है उसका जो है DNA जो हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अब वो मेथड्स क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारा DNA मेडिटेड जीन ट्रांसफ़र। इस मेथड में क्या होता है कि इस्चेरिया कोलाई जो है हमारा, जो कि सॉक्ड इन ए स्पेसिफिक कंसनट्रेशन CaCl2 की जो है कंसनट्रेशन में उसको क्या कर रखा जाएगा, जिसके बाद क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट DNA जो है उसको क्या करा जाएगा, ऑन आइस में दिया जाएगा, यानी कि उसको एक तरीके का हीट शॉक दिया जाएगा। हीट शॉक कैसे दिया जाएगा, यानी कि एक बार इसको गर्म ठंडा गर्म ठंडा गर्म ठंडा करेंगे, ठीक है। गर्म ठंडा करने से क्या होगा कि जो उसकी जो वॉल है ना, क्या हो जाएगी, क्लोज टू मेम्ब्रेन। जब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA, ये हमारा होस्ट है, इसको इसमें ट्रांसफर हमको कराना है, ठीक है। तो इसको हमने हीट शॉक दिया। सबसे पहले क्या किया हमने, इस चेक लोग किस में रखा, कंसनट्रेशन CaCl2 में रखा, और उसके बाद उसको हीट शॉक दिया, ठीक है। पहले ठंडा फिर गर्म, फिर ठंडा फिर गर्म। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये जो है क्लोज टू मेम्ब्रेन के पास आ जाएगी, और हीट शॉक की वजह से क्या हो जाएगी, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA जो है इस होस्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कराना चाहते थे वो हमारा हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन बैक्टीरियल सेल ट्रीटेड विद लिथियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जो कि नॉन बैक्टीरियल सेल्स में हमको देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसा है, नॉन बैक्टीरियल सेल, बिना किसी बैक्टीरिया की सेल के जो हम इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA को। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा मेथड आ जाता है वो होता है हमारा डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में क्या होता है, चाहे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में भी 4 तरीके से जो हमारा जीन ट्रांसफ़र होता है। पहला होता है माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू, सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशंस के थ्रू,
थर्ड होता है हमारा केमिकल मेडिएटेड के थ्रू, और लास्ट होता है हमारा बायोलिस्टिक या फिर जिसको हम जीन गन कहते हैं, उसके थ्रू हम जो है जीन का ट्रांसफ़र करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन जिसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शंस जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है इसके न्यूक्लियस तक हम उस जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इलेक्ट्रोपोरेशन जिसके अंदर पल्स पोर की जो हेल्प से हम क्या करेंगे जीन का ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड आता है हमारा केमिकल मेडिएटेड जिसमें हमारा पॉलीथीन ग्लाइकोल जो है इन केमिकल्स का यूज़ करते हुए हम जिसमें जीन का ट्रांसफ़र करेंगे। और बायोलिस्टिक जीन गन जो होती है, एक जीन गन होती है जो कि कॉटेड होती है फॉरेन डीएनए के साथ, ठीक है, उसको उस गन को फॉरेन डीएनए के साथ जो है कॉटेड कर जाता है और फिर उसके अंदर जो है छोड़ दिया जाता है, उस जिसको हम कहते हैं बायोलिस्टिक जीन गन जिसको हम कहते हैं। ओके, अब एक नोट पढ़ने में याद रखना कि जो एनिमल सेल्स जो होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर जो है हम जीन गन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है जीन गन जो है हमारा किस में यूज़ होता है, प्लांट सेल्स में हम यूज़ करते हैं, और एनिमल सेल में हमारा माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। ये मेथड्स क्या है, ये दो मेथड्स क्या थे जिसमें हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हम उसको ट्रांसफ़र कर रही थी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला है प्रिंसिपल, सेकंड था हमारा टूल जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स और हमारे जो कॉम्पिटेटिव होस्ट है जो उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। किस तरीके से हमें करेंगे, किस मेथड से करेंगे वो भी हमने देख लिया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उससे जो हमारा क्या करना, आइसोलेट करना, उससे निकालना, जो भी हमको जो जीन चाहिए वो हमको निकालना। फिर क्या करना, उसकी फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का क्या करना, उसको फ्रेगमेंटेड करना, उसको टुकड़ों में हम करेंगे। फिर क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, किसका सेपरेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर फ्रेगमेंट, यानी कि वो जो टुकड़े किए हमने जीन के उनमें से जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे, पीसीआर कराएंगे, कैसे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, उनकी क्या करेंगे, पीसीआर यानी कि उसकी पीसीआर यानी कि मतलब कॉपीज उसकी बनाएंगे, ठीक है। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसमें बहुत सारी उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी। फिर क्या किया जाएगा, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू दिस होस्ट, फिर क्या करेंगे, उस होस्ट में जो है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम उसका लार्ज स्केल पे उसकी कल्चरिंग कराएंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट जो भी हमको चाहिए था वो हमसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारा जो डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से होती है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल से डीएनए जो है उसमें हमारा आइसोलेट करना है जेनेटिक मटेरियल को, फिर उसको फ्रेगमेंटेड करना है, यानी कि इसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। उसके बाद उसका सेपरेशन करना है, यानी कि जो हमको चाहिए, जो हमारा डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट है उस फ्रेगमेंट को निकालना है। फिर उसकी पीसीआर के थ्रू हम उसको एम्प्लीफिकेशन कराएंगे और फिर उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसकी कल्चरिंग करेंगे, और हमारा जो मेन जो हमारा मोटिव है क्या है, हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट निकालना वो हम निकाल लेंगे थ्रू दिस प्रोसेस, और यही हमारा क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होती है, यानी कि प्यूरिफाइड डीएनए इज प्रिसिपिटेट आउट बाय द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, यानी कि जो हमारा प्यूरिफाइड डीएनए जो है हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, चिल्ड इथेनॉल में डाल के जब हम उसको डालेंगे तो हमारा जो प्यूरिफाइड डीएनए जो एकदम अलग हो जाएगा। हमारा जो भी हमको डीएनए जो हमको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है जेनेटिक मटेरियल, जो हमारा पहला प्रोसेस है जिसको हम स्पूलिंग मेथड से हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिसमें क्या होता है, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए और ए प्रोटीन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर साइज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके ऊपर उसके अंडर में क्या करता है कि वो साइज के अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, उन जो मॉलिक्यूल्स को जो हमने कट किए थे, फ्रेगमेंटेड किए थे ना डीएनए को, उन कट करे हुए डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जेल मैट्रिक्स होता है जो कि एग्रोस का होता है, जिससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो इसको हम विजुअलाइज करते हैं कैसे, एग्रोस जेल को इन द इमर्स इनटू ए सॉल्यूशन जिसको हम इथिडियम ब्रोमाइड में रखते हैं, जो कि हमको ब्राइट ऑरेंज कलर देता है, जो कि कलर बैंड्स उसमें बन जाते हैं ताकि हम उसको यूवी लाइट्स में हम उसको क्या करें, सीन कर सकें, ठीक है। तो इस चीज़ से पूछा जाता है कि इसको किस में डालते हैं, सॉल्यूशन में इथिडियम ब्रोमाइड से कैसा कलर आता है, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हमको देखने को मिलेंगे यूवी लाइट्स की मदद से हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा इल्यूशन। इल्यूशन में क्या होता है कि सेपरेशन बैंड्स ऑफ डीएनए एंड आर कट आउट फ्रॉम ए एग्रोस जेल एंड एक्सक्रेटेड फ्रॉम ए जेल पीस, यानी क्या होगा कि वो एग्रोस जेल से जो है हमारे सेपरेटेड बैंड्स जो है हमारे बन जाएंगे, उन एग्रोस जेल में से उसको कट कर करके जो है उन जेल में से क्या कर लिया जाएगा, उनको एक्सट्रैक्ट जो है उनको कर लिया जाएगा, उन जेल पीसेस को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसको हम कहेंगे इल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करनी है, हमको एम्प्लीफिकेशन करानी है, पीसीआर करानी है ना। तो
क्या करेंगे, पीसीआर कराएंगे, जो कि हमको कैरी म्यूलिस ने दी थी, जो कि जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग करना। ठीक है, ये हमारी फोटोकॉपिंग वाली मशीन है जो क्या करती है, पहला प्रोसेस होता है इसका डीनेचुरेशन का, फिर होता है एनिलिंग का, और फिर करती है हमारी एक्सटेंशन। तो ये प्रोसेस हमसे पूछी जाती है पीसीआर में, जो कौन से स्टेप्स होती है, सबसे पहले डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन, और इसके जो टेम्परेचर पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये 95 पे, ये 55 पे और ये 72 डिग्री पे करती है। ओके, इसके एप्लीकेशंस की बात करें, जो हमारे पीसीआर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे हमारे काम आती है, डिटेक्शन म्यूटेशन के अंदर म्यूटेशन को डिटेक्ट करने में भी हमारे काम आती है, और पेरेंटल डायग्नोसिस के अंदर भी हमारी जो पीसीआर जो हमारी काम आती है। और एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि सेपरेशन और ए प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारा सेपरेटेड प्यूरिफिकेशन वाला जो प्रोडक्ट हमको मिला है, उसकी प्रॉपर जो है उसकी क्वालिटी की जो है कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है हमारा ईच प्रोडक्टिंग का, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। यानी कि जो भी हमारा निकला है उसका क्या करना, हमको उसकी प्रॉपर क्वालिटी को जो है हमारे को देखना, प्यूरिफाई करना, सेपरेट करना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला बायोटेक्नोलॉजी का, वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसमें हम समझेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जो हमारे जो नोट्स है, वो हमको शॉर्ट नोट्स के अंदर, शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर, उसका लिंक जो है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।